नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे गणित विषय का शिक्षण विधि। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे टीचिंग टेक्निक। आपका गणित विषय में इससे प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो आज का जो चैप्टर है वह है गणितीय या तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति पैटर्नों तथा अर्थ निकालने व अधिगम की कार्यनीतियों को समझना। तो आज हम लोग इसी पे संबंधित, इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो साथ ही साथ मैं ये बता दूं दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो JTET की तैयारी कर रहे हैं, CTET की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ किसी भी स्टेट के टेट में इससे प्रश्न आते हैं। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखें। पहला प्रश्न है, गणित सभ्यता का दर्पण है, यह किसने कहा? गणित सभ्यता का दर्पण है, यह किसने कहा? लॉक, प्लेटो, हॉगबेन या चौथा है डाल्टन। तो यह कथन जो है आप ध्यान रखेंगे हॉगबेन का है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर जो है वह होगा 3। दूसरा है कि पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन, फ्रेंच, जर्मन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा, राइट आंसर जो होगा, पाठ्यक्रम शब्द लैटिन शब्द की उत्पत्ति है। तो इसका सही राइट आंसर जो होगा 1 होगा। तो पाठ्यक्रम के बारे में हम लोग थोड़ा जानें कि पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कैरिकुलम। कैरिकुलम। तो पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरर, ध्यान दीजिएगा, क्यूरर शब्द से हुई है। क्यूरर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। जिसका अर्थ क्या होता है? दौड़ का मैदान। तो पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो लैटिन से। और लैटिन के किस शब्द से? तो क्यूरर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? दौड़ का मैदान। तो ये आपको मित्रों समझ में आया होगा। यदि आप समझे होंगे तो प्लीज़ लाइक बटन आप दबा दीजिएगा। मित्रों, तीसरा प्रश्न है कि जिन विद्यार्थियों को ज्यामिति शब्दावली और उनके अर्थ समझने में कठिनाई होती है, उनकी सहायता करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ज्यामिति शब्दावली की परिभाषा पर विद्यार्थियों की परीक्षा लेनी चाहिए। दूसरा, समूह चर्चाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा है, समस्त शब्दावली और परिभाषाओं को रटकर याद करने पर बल देना चाहिए। चौथा है, अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे वर्ग, पहेली, क्रॉसवर्ड पजल्स, जैसे जिस्सा पहेली आदि का हल करना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप सोचिए। जिन विद्यार्थियों को ज्यामिति शब्दावली या उनके अर्थ समझने में कठिनाई होती है, उनकी सहायता करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वे अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करें। अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे वर्ग पहेली,
क्रॉसवर्ड पजल जिसको कहते हैं, वर्ग पहेली मतलब क्रॉसवर्ड पजल, इस तरह का रहता है क्रॉसवर्ड पजल। इसमें भरने के लिए हम लोग बच्चे को कहते हैं, उससे उसका दिमाग तेज होता है। तो इस तरह का पहेली यदि करेंगे बच्चे तो ज्यामिति शब्दावली और उनके अर्थ को समझने में कठिनाई नहीं होगी, या तो कहिए कम होगी। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा चौथा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। बहुत ही सुंदर कोटेशन है कि यह कथन किसके द्वारा दिया गया। अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। तो यह कथन किसका है आप बताएं। डेविड व्हीलर, जॉर्ज पोल्या, वेन हाइल या वाइगोत्स्की। तो आप बताएंगे क्या होगा इसका। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर होगा डेविड व्हीलर। डेविड व्हीलर का यह कथन है। इसने ये बोला कि गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। तो इसका ध्यान रखेंगे, सही आंसर जो होगा वह 1 होगा। बहुत ही अच्छा कोटेशन है कि गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेरणा, क्रियाकलाप व समायोजन गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है। ज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, सौंदर्यात्मक पक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो प्रेरणा, क्रियाकलाप व समायोजन गणित के किस पक्ष से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर जो होगा, राइट आंसर जो होगा वह होगा बी नंबर, क्रियात्मक पक्ष। ध्यान दीजिएगा, क्रियात्मक पक्ष क्या, यहां ध्यान दीजिएगा, सिम्पसन के अनुसार क्रियात्मक पक्ष के स्तर हैं। कौन कौन। तो प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है व्यवस्था कार्यप्रणाली, तीसरा है निर्देशात्मक अनुक्रिया, समायोजन इत्यादि। तो सिम्पसन के अनुसार क्रियात्मक पक्ष के स्तर देखें तो अतः प्रेरणा, क्रियाकलाप व समायोजन शिक्षण के क्रियात्मक पक्ष हैं। तो शिक्षण के कौन पक्ष हैं, क्रियात्मक पक्ष हैं। आप देखें कि समायोजन यहाँ देखें हम लोग, क्रियाकलाप वगैरह, प्रेरणा वगैरह, तो ये सभी जो है सिम्पसन के अनुसार प्रेरणा, क्रियाकलाप, समायोजन क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों में रुचियों, संवेगों तथा मनोवृत्तियों का विकास गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है। यहाँ पर देखिए क्या क्या आ गया। विद्यार्थियों में रुचियों, संवेगों तथा मनोवृत्तियों का विकास गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा आपका दूसरा नंबर, भावात्मक पक्ष से। तो ये भावात्मक, ये सभी चीज़ें भावात्मक हैं।
जैसे गणित में रुचि लेना, संवेग और मनोवृत्तियाँ, ये सभी भावात्मक पक्ष से संबंधित हैं। तो गणित शिक्षण के भावात्मक पक्ष के अंतर्गत विद्यार्थियों में रुचियों, संवेगों तथा मनोवृत्तियों का विकास किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा दूसरा नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भारतीय गणितज्ञ नहीं है? तो भारतीय गणितज्ञ नहीं है वो पता करना है। तो पहला ऑप्शन है सारंगदेव, दूसरा महावीर, तीसरा बोधायन और चौथा है ब्रह्मगुप्त। तो मित्रों, भारतीय गणितज्ञ नहीं है ये पता करना है हमें। तो ध्यान रखिएगा कि महावीर जो है वो एक भारतीय गणितज्ञ हैं, ब्रह्मगुप्त भी भारतीय गणितज्ञ हैं, ये भी आपका भारतीय गणितज्ञ हैं। आप ध्यान रखिएगा ये सारंगदेव गणितज्ञ नहीं हैं, सारंगदेव गणितज्ञ नहीं हैं, जबकि यह एक संगीतकार हैं। सारंगदेव क्या है? एक संगीतकार हैं। तो इसका सही आंसर है, इस क्वेश्चन के अनुसार भारतीय गणितज्ञ नहीं है, तो वो कौन नहीं है? सारंगदेव। तो सारंगदेव हैं कौन? तो एक संगीतकार हैं। तो इसका सही करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा 1। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को खाली स्थान की आवश्यकता है। पहला है गणनाओं में प्रवीणता की, दूसरा है अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, तीसरा है सूत्र याद करने की, चौथा है हल को याद करने की। तो ये तो दोनों नहीं होगा, रट के कोई गणित में बेहतर नहीं कर सकता। गणनाओं में प्रवीणता की, ये भी यहाँ सटीक नहीं होगा। तो सही आंसर जो होगा वह होगा दूसरा क्या है कि सही आंसर है अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की। तो गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को यही ज़रूरत है। ताकि क्यों इसका ज़रूरत है? अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और सूत्रबद्ध करने की। ताकि क्या होगा? ताकि वह साकार रूप से गणित संबंधित समस्याओं को हल करने में, वह गणित संबंधी समस्याओं को हल करने में सक्षम हो सके। इसीलिए गणित में बेहतर होने के लिए अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है गणित के समझने की प्रकृति होनी चाहिए। गणित के समझने की प्रकृति होनी चाहिए। कैसा? कठिन, सरल, तार्किक या सजावटी। तो बताइए गणित के समझने की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? तो इसका सबसे सही आंसर जो होगा, राइट आंसर जो होगा वह तीसरा तार्किक किसका होगा? तो गणित के समझने की प्रकृति कैसे होनी चाहिए? तार्किक और बोधगम्य लिख देते हैं। गणित के समझने की प्रकृति
तार्किक एवं कहिए कि प्रकृति बोधगम्य एवं तार्किक होनी चाहिए। बोधगम्य एवं तार्किक होनी चाहिए। तो ये समझ गए गणित के समझने की प्रकृति। तार्किक यहाँ होगा आंसर। आप बोधगम्य एवं तार्किक होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि निम्न में हार्डी रामानुजन संख्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। निम्न में हार्डी रामानुजन संख्या कौन सा है? 1592, 1357, 1729 या 1234। तो हार्डी रामानुजन संख्या जो है आपका वह है 1729, मतलब ऑप्शन नंबर 3। अब हार्डी रामानुजन संख्या क्या है? हार्डी रामानुजन ये संख्या क्या है, इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। कहता है कि वह संख्या हार्डी रामानुजन वह संख्या है जो दो संख्याओं के घनों को जोड़ने पर, घनों समझे हम लोग कि घनों को जोड़ने पर प्राप्त होती है। तो आपका वह संख्या जो दो संख्याओं के घनों को जोड़ने पर, तो दो संख्याओं के घनों को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे कहते हैं हार्डी रामानुजन। तो ऑप्शन में हमारा दिया है 1729। इसमें देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 12 नहीं क्यूब, घन मतलब क्यूब होता है, और 12 का क्यूब। 1 का क्यूब मतलब क्या हो गया? 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा, और 12 को यदि हम लोग 3 बार गुना करें, 12 को 3 बार गुना करें 144, और फिर इसको 12 से गुना करें तो आप पाएंगे कि आया हमारा 1728। तो 1 प्लस 1728 तो कितना हो गया? 1729। तो दो संख्याओं के घनों को जोड़कर हमारा कितना आ गया? 1729। तो यही 1729 जो होगा हमारा क्या होगा? हार्डी रामानुजन संख्या। आप इसमें एक ये ऑप्शन देखें, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आप 9 का क्यूब जोड़ 10 का क्यूब, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब भी जोड़ेंगे, दोनों संख्याओं का घन जोड़ेंगे तो भी आप पाएंगे क्या है? 1729 ही आएगा। तो ये संख्या जो हो गया, ये संख्या हो गया हार्डी रामानुजन संख्या, और इसलिए ऑप्शन में हमारा 1729 जो है वह सही है। आप और तीनों को जोड़ेंगे तो इस तरह का कोई भी आप पैटर्न पे नहीं बैठा सकेंगे कि दोनों संख्याओं के घनों का योग कितना होना चाहिए। दो संख्या, कोई भी संख्या ले लीजिए, दो संख्या, उन दोनों के घनों का योग कितना आना चाहिए? 1729। तो आप देखें 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब। दूसरा आप ये भी देखें कि 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। तो ये हमारा 1729 यहाँ पर हमारा क्या है? हार्डी रामानुजन संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते इस विद्यालय में नहीं आ सकते। जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका था? तो आप बताएं। तो मित्रों इसका ध्यान दीजिएगा, बहुत ही फेमस गणितज्ञ, महान गणितज्ञ जिसको कहते हैं, यह कथन महान गणितज्ञ प्लूटो का था। इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वह 3 होगा। तो यह कथन महान गणितज्ञ प्लेटो का था। यह कथन किसका था? प्लेटो का था। और मित्रों जानकारी के लिए आपको बता दूं कि प्लेटो का जो शिष्य थे, प्लेटो का शिष्य का नाम पाइथागोरस था।
प्लेटो के शिष्य पाइथागोरस ने, और पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज के बारे में, बहुत ही समकोण त्रिभुज का विकर्ण निकालना हो तो इसके बारे में पाइथागोरस प्रमेय दिया। पाइथागोरस प्रमेय, ये समकोण त्रिभुज है तो ये कर्ण निकालने का जो सूत्र दिया कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यह पाइथागोरस प्रमेय ने दिया। तो प्लेटो के वो शिष्य थे। तो यार ये कथन जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते, इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किनका था? प्लेटो का था। और हम लोग साथ ही साथ देख लिए प्लेटो के शिष्य पाइथागोरस थे, जिन्होंने समकोण त्रिभुज के विकर्ण ज्ञात करने के सूत्र का निगमन किया था। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि पाइथागोरस किसके शिष्य थे? तो प्लेटो के। इन्होंने क्या दिया? तो समकोण त्रिभुज के विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र का निगमन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए। कैसा? अध्यापक के अनुसार, पाठ्यक्रम के अनुसार, विद्यार्थियों के अनुसार, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो गणित के पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन जो होना चाहिए वह किसके अनुसार होना चाहिए? तो गणित विषय वस्तु जो होना चाहिए वह पाठ्यक्रम के अनुसार होना चाहिए। पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर जो होगा, करेक्ट आंसर जो होगा, वह होगा दूसरा। इसमें हम लोग लिख लेते हैं, पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए। तो मित्रों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यदि आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। और एक रिक्वेस्ट है कि अब तक यदि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन्स को दबा लें। इससे होगा क्या कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो इसकी सूचना आपको मिल जाएगी। धन्यवाद मित्रों, शुरू से अंत तक आपने वीडियो देखा, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।